अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो हम और आप करते हैं एक साथ आज की खूबसूरत सुबह का आगाज़, क्योंकि हमारा जो दिन है वो आप ही के साथ बनता है और आपके आने से और जिस तरह से आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठ के हमें सुनते हैं तो मेरे लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब मैं आपके साथ बात करती हूँ तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम लोग हैं और आपकी और मेरी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो ज़िंदगी का पहिया जनाब, जैसे कि मैंने कहा है कि टर्न एंड ट्विस्ट ज़िंदगी की खूबसूरती होती हैं और ज़िंदगी की खूबसूरती को और भी हसीन बनाने के लिए जो है वो पूरा प्रोग्राम आप ही के लिए हम लेकर आते हैं। और जितने भी गेस्ट आते हैं हमारा मकसद होता है कि ऐसे मौज़ूआत पे बात की जाए जिससे आपको आपके प्रॉब्लम्स का हल मिल सके। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, हसीन है, ये तो हम बात करते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद सब कुछ खुशहाली हो, बहुत सारी खुशियाँ हों, बहुत सारे सुख हों तो उसे ज़िंदगी की खूबसूरती कहते हैं। जी नहीं, जिस तरह का भी वक्त और हालात हो, जो मुश्किलात होती हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। और जैसे ही कोई भी थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो हम लोग गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी तो पता नहीं किन लोगों की खूबसूरत है, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप हमेशा खुद से ऊपर देखने की बजाय हमेशा खुद से नीचे देखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं, तंगी का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कोशिश करें कि इधर उधर या अपने से ऊपर देख के जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र एक बहुत जो कहते हैं कि अहम ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आपको रूटीन में, दिन में, हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको एक और खूबसूरत दिन दिया, एक और खूबसूरत जो है वो पल आपकी फैमिली के साथ, आपके प्यारों के साथ आपको दिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की गलतियों को सुधार सकें। जब भी अपनी किसी भी गलती का आपको एहसास हो उसी वक्त उस पर पछता के उससे रब से माफ़ी मांगे, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान अंदाज से चलाने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी की जितनी भी तलखियाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। आज की सुबह आपके आने वाली हर दिन को और भी ज़्यादा हसीन बना दे। जितनी भी आपकी मुश्किलात हैं आज के दिन का जब सूरज ढले तो साथ ही वो तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ और हर रोज़ जो है आप एक नए अज़म के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ उठें और अपनी ज़िंदगी को आगे से आगे हसीन बनाते चले जाएँ। शहर फैसलाबाद की बात करें तो हमारा शहर बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं। तो सारी बातें, जब एक घर है, घर के अंदर जब अफराद रहते हैं तो उनके अपने अपने कुछ मसाइल भी होते हैं। ये शहर हमारा घर है और जितने भी यहाँ पे बसने वाले बासी हैं हम सब एक फैमिली की तरह हैं। बहुत सारे मसाइल भी हमें दरपेश हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से हमने देखा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हालिया टाइम में जो है वो बेरोज़गारी भी बढ़ती हुई दिखाई दी। इंडस्ट्री का पहिया हमें जो है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार होता दिखाई दिया। साथ ही साथ और भी बड़े सारे मसाइल हैं मईशत के हवाले से, हमारे एक्सपोर्ट्स के हवाले से। इंपोर्ट जो है वो हमारी बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम हो गई है, कारोबार जो है वो मांद पड़ गए हैं, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ गई है, घरों का निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया है। ये सब हालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन तमाम हालात से हम निकलेंगे और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान बहुत ही खुशहाली की तरफ और बहुत ही एक खूबसूरत फ्यूचर के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा। हालात किस तरह के हैं, शहर के हालात स्पेशली किस तरह से हैं, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। साथ ही साथ हमारे दूसरे रिपोर्टर हैं मोहम्मद अली नारू, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान, जैसे कि बात मैं अभी अपनी ऑडियंस से कर रही थी कि हम हर रोज़ जो है एक दूसरे से बड़े गिले शिकवे करते हैं। बहुत सारे जो है लोग जब बैठते हैं तो आम यही बात होती है, महंगाई बढ़ गई है, हालात साजगार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पेशली फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो यहाँ पे कारोबार के मांद पड़ जाने से ज़िंदगियाँ कितनी मफलूज हुई हैं। थैंक यू ज़ीनत। देखिए, पिछले कुछ अरसा में तकरीबन 8 मिलियन के करीब यानी कि 80 लाख के करीब इंडस्ट्रियल जो बेरोज़गारी हुई है। इसके अलावा जो हट के स्टार्टअप्स वगैरह की वो अलग से हुई है, जो भी नए कारोबार चल रहे थे। यानी कि पिछले 2-2.5 साल में यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 5-6 से नीचे गिर के माइनस पे चला गया। तो पिछले बरस भी माइनस पे रहा है, करंट ईयर भी जो है वो माइनस पे रहेगा। बड़ी मुश्किल जो है वो इसका बताया ये जाता है कि यहाँ पर जब हम इंपोर्ट कर लेते हैं चीज़ें, फिर हमारे से जो है वो उसके पैसे पूरे नहीं हो पाते और पैसे नहीं होते उनकी पेमेंट्स के लिए। क्योंकि देखिए, ये मैं 2022 के फिगर देता हूँ कि जब हमारी इंपोर्ट जो है वो 85 बिलियन डॉलर रही है, हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर थी और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे वो भी अराउंड 30 बिलियन डॉलर थे। यानी कि 25 बिलियन डॉलर का वो गैप था जो कि कर्ज़ लेके पूरे किया गया और कर्ज़ पहले से बहुत ज़्यादा था।
तो मज़ीद बढ़ता चला गया और ये हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता चला जाता है, लाइन लॉसेस वगैरह सारा कुछ मिल मिला के। तो ये फिर इसका नतीजा ये निकला कि हमने अचानक से इम्पोर्ट्स रोक दी सारी की सारी, सिर्फ मेडिसिन या कुछ इंडस्ट्री वगैरह की आती रही, उससे हम उस डेफिसिट से तो निकल गए, लेकिन जो ग्रोथ रेट चल रही थी वो रुक गई। जो लोगों के कारोबार चल रहे थे, जो वैल्यू एडिशंस हो रही थी या जो इम्पोर्ट का इधर मुख्तलिफ कारोबार थे, वो सारी चीज़ें स्टोर्स में जो स्मगल होकर आना शुरू हो गई। ईरानी डीजल भी स्मगल होकर आया, इसके अलावा जो बच्चों के पैम्पर्स या खुश्क दूध समेत इस तरह की जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं वो सारी की सारी स्मगल होकर आना शुरू हो गई। यानी कि हुकूमती ख़जाने में पैसे जाने की बजाय जो टैक्सेशन से जाते थे वो स्मगलरों के पास जाना शुरू हो गई। तो ये मुल्की मईशत का सबसे बड़ा जो है वो मसला हमेशा से रहा है, अभी भी है। फिर इससे हट के जो ब्लैक इकानमी है वो हमारी जो है वो मईशत का भट्टा असल में बढ़ा रही है। जो IMF की डिमांड भी है कि यहाँ पर कम ये देखें 76 सालों में कोई 3 मिलियन के करीब लोग सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं फाइलर, और उनका मुतालबा है कि इस बरस में 3 मिलियन और करें, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे टैक्स नहीं देता, यहाँ पे सिर्फ वो बंदा टैक्स देता है जिसका बाहर कारोबार है या जो सैलरीड पर्सन है, बस 2 बंदे टैक्स देते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं देता। और ये सिर्फ 30 मिलियन है वो लोग हैं, और उसमें 15 मिलियन जो है वो सैलरीड वाले हैं, 15 मिलियन कारोबार वाले हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर घंटाघर की, तो 40,000 दुकानें सिर्फ घंटाघर में जिसमें एक बंदा भी टैक्स नहीं देता। तो इस तरह लाहौर की बात कर ले, पंजाब की, कराची की बात कर ले, तो एक एक शहर से कम से कम जो है वो 2-2, 3-3 मिलियन फाइलर होने चाहिए, फिर इकानमी जो है वो थोड़ी संभल सकती है। अब यहाँ पर मसला ये बना हुआ कि गरीब बंदा GST पहले 13% थी, 14 हुई, 15, 16, 17, 18 तक हो गई, शायद उसको बढ़ा दे। तो गरीब बंदा सारे टैक्स देता है। यहाँ पर एक बंदा अमीर है और एक गरीब है, टैक्सेशन दोनों की बराबर होगी। इसके अलावा जो उसके दूसरे इश्यूज थे वो सारे के सारे बराबर होंगे। अगर फ्यूल पे सब्सिडी मिलेगी तो वो अमीर को भी बराबर मिलेगी, गरीब को भी बराबर मिलेगी। सेहत कार्ड था, उसमें जो पंजाब का CM था बुज़दार, वो भी उतना बेनिफिशरी था, और वो एक जो उसका PN था वो भी उतना बेनिफिशरी था। बिजली की सब्सिडी ऐसे ही होता है कि वो भी अमीर को भी बराबर, गरीब को भी। यहाँ पर टारगेटेड सब्सिडी नहीं होती। देखिए इंडिया में राशन कार्ड होता है गरीब के लिए कि वो जाता है उस पर राशन ले लेता है। USA में ग्रॉसरी कार्ड देते हैं, वो सिर्फ ग्रॉसरी उस पर ले सकता है मुख्तलिफ स्टोर से, बाकी और कोई शॉपिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ा तस्वुर अलग है कि यूटिलिटी स्टोर से कोई भी जाके ले लेता है। जैसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला अच्छा आइडिया है, लेकिन इससे हट के भी लोग जो है वो यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इससे थोड़ा मसला आ जाता है। मतलब यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा जितने भी ये बड़े स्टोर्स हैं, इम्तियाज़ है, ESB या फलान, जितने भी उस पर काउंटर्स होने चाहिए कि जो कार्ड्स वाले हैं वो सिर्फ ये आइटम्स उस पर ले सकेंगे। जैसे चीनी होगी, घी हो गया, पत्ती हो गई, आटा हो गया, 4-5 आइटम्स है वो उस पर ले सकेंगे। फिर चीज़ें भी मेन स्ट्रीम में आती हैं, फिर सब्सिडी का भी मज़ा होता है। अब ये तकरीबन 1000 अरब के करीब जो सब्सिडीज़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अकॉर्डिंग या इस तरह की चीज़ों में दे दी जाती है। फिर कोई $1 अरब सब्सिडी जो अमीरों को दी जाती है बिजली में, गैस में, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब इंडस्ट्री वालों को सब्सिडी मिलती है, टेक्सटाइल वालों को, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। मियाँ दरीस की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी फैसलाबाद में, कॉलोनीज़ बना रहा है, पैसा सारा उधर से आ रहा है, इधर से जो है वो कमा के वो समझ लें दूसरे कामों में लगा रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। पिछली हुकूमत ने, PTI की गवर्नमेंट ने बड़ा टेक्सटाइल वालों को नवाजा, फिर 30 बिलियन एक्सपोर्ट हुई। उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्री बढ़ने की बजाय प्रॉपर्टी में पैसा जो है वो बढ़ा। तो ये बड़ा मसला है हमारे कि कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनमें पैसा सर्कुलेट तो होता है, जैसे प्रॉपर्टी है या गाड़ियों की लेन देन है, गरीबों को नहीं मिलता। अगर एक फैक्ट्री लगाई जाए तो कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है, और फैक्ट्रियाँ बंद होने से 80 लाख बंदा बेरोज़गार हुआ पड़ा, और ये सारी स्किल्ड लेबर है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। जैसे इंडस्ट्री की बात करें अली, तो प्रोडक्शन तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतर हुई है। कुछ टाइम पहले ही जो है हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि कपास की जो है, कॉटन की पैदावार पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत अच्छी हुई है। लेकिन एक रॉ मटेरियल को जब हम फाइनल फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो एक पूरे प्रोसीजर से गुजरता है, जिसमें आपको एनर्जी भी लगती है क्योंकि सारी बातें मशीनरी चलनी है, फिर उसने एक फॉर्म में आना है। तो हमारे यहाँ देखें प्रोडक्शन तो अच्छी हो गई, लेकिन उसको धागे की सूरत में ला के और धागे से कपड़ा
कपड़ा बनाने तक एक पूरा अमल होता है, उसके दरमियान बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो हमारे एनर्जी क्राइसिस भी हैं, फ्यूल प्राइसेस भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम आम घरों में आम सारिफ की बात कर लें तो गैस की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो मुल्क किधर जा रहा है, हालात किधर जा रहे हैं, क्योंकि शहरी और आवाम बहुत परेशान है इन सब चीज़ों से। जीनत, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अब्दुर्रहमान भाई ने बड़े उम्दा अंदाज में तमाम वो एक नक्शा खींच दिया है कि तमाम तर मामलात डिस्टर्ब कहाँ पे हुए हैं, किन किन चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है और कौन सी चीज़ें हैं अगर वो बेहतर नहीं होती हैं तो उसका आगे हमें तदारुक करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने बोला है कि किन किन मुश्किलात का सामना है या जो भी हालात रहे हैं, मेरी नज़र में चूँकि हम उस जनरेशन में शुमार होते हैं जो आज की यंग जनरेशन कहलाती है, और मैंने अपने अरसा में अपनी होश में जितना गुज़श्ता साल एक सहाफ़ती नज़र से देखा है मामलात को, तो ये जो दौर है ये अर्ज़ पाक पर बदतरीन वक्त चल रहा है इस वक्त। जो हालात हैं वो आप कारोबारी हालात देख लें, वो आप जॉब वाले बंदों के हालात देख लें, वो किसान को आप मद्देनज़र रख लें, वो आप किसी भी डीलर को मद्देनज़र रख लें, जो भी मामलात हैं हर तरफ से हमें डिस्टर्ब नज़र आते हैं और आगे बेयकीनी की कैफियत है, मायूसी का शिकार हैं लोग। अब चीज़ें जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने बताया अभी कि अगर एक बंदे की एक जैसी कमाई नहीं है, एक बंदा उसकी मंथली इनकम करोड़ों में है, लाखों में है, और एक बंदा हज़ारों में मंथली इनकम कमाता है, वो अपने पैसे आते हैं उसके पास, तो वो एक जैसा टैक्स क्यों दे? वो उसको टारगेटेड सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है? हम मुआशरे के जो मनफी पहलू हैं उनको ख़त्म करें, जो कमज़ोर पहलू हैं उनको उजागर करें, उनको सामने लाएं और उन पर काम शुरू करें ताकि जो हमारे मुआशरे का पिसा हुआ तबका है वो कम अज़ कम स्टेबल हो, वो कम अज़ कम मुस्तहकम हो, जिससे हम पहिया हमारा मुआशरत का भी चलता रहे, हमारे मुआशरे का भी चलता रहे। अब अलमिया ये है कि हमारे पास कभी भी इन 76 सालों में मुस्तकिल बुनियादों पर हमने लाहे अमल तैयार नहीं किया है, हमने मनसूबाबंदी दूर अंदेज नहीं की है, हमने दूर अंदेज फैसले नहीं किए हैं, और माजरत के साथ जो भी हमारी हुकूमत आती है वो बड़े मंजे हुए सियासतदान होंगे, बहुत पहुंची हुई हस्तियां तो हो सकती हैं, लेकिन कौम के हक में वो एक सच्चे लीडर साबित नहीं हुए हैं जो कि अपनी माजी की हुकूमतों के जो अच्छे मंसूबे हैं उनको लेकर आगे चल सकें। बल्कि और मेरे जो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो फ़ौरन हुकूमत बनती है और उसकी पहली तरजीहात क्या होती हैं, या तो माजी की हुकूमत के जो मंसूबे हैं उनको अपने नाम से आगे लेकर चलना या उनको ख़त्म करना कि इनका रिलीफ कम अज़ कम ना रहे। होता यह है कि हम अरबों इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, करोड़ों लगा चुके होते हैं, और जब वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचना होता है, उसके समरात आम लोगों तक पहुंचने होते हैं, तब हम उस मंसूबे को ठप कर देते हैं कि कहीं इस मंसूबे की वजह से उस माजी की हुकूमत का नाम ना हो जाए, वो अपने क्रेडिट ना ले जाए। तो आ जाकर नुकसान किसको उठाना पड़ता है? उस आवाम को उठाना पड़ता है जो टैक्सों में दबी हुई है, जो बिजली के बिल में दबी हुई है, जो रसोई गैस के बिल में दबी हुई है, जो पेट्रोलियम मसनूआत के बेजा अखराजात में दबी हुई है। उस आवाम के पैसों का कहीं हमें जाकर फ़ायदा होने लगता है, कहीं उन टैक्सों के समरात दिखने लगते हैं, तो वो हुकूमती पॉलिसी के नज़र हो जाते हैं। यही एक हमने रोड मैप बनाया हो, हमने मंसूबा तैयार किया हो कि जनाब हुकूमत जो भी है, जो भी कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी मंसूबाबंदी है, जो हमारे मामला चल रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। उसके लिए एक अलग से इदारा कायम कर देना चाहिए कि जनाब आप इस काम के लिए हैं, आपने देखना है कोई मंसूबा डिस्टर्ब ना हो। हाँ। जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा पैसा निकल कर आ रहा है, जब वो मुकम्मल हो तो उसके समरात लोगों तक पहुंचे। अब 76-78 सालों में हमारे पास 2-3 डैम, उन्हीं से हम काम चलाओ कर रहे हैं। किसी डैम का हमने पिछले गुज़श्ता सालों में सुना कि फलान डैम बन रहा है, फलान डैम बन रहा है, फिर जी वो पैसा कहाँ गया, वो हमने एक साहब का चीफ जस्टिस से मंसूब कर दिया। और ये भी हमारी नाअहली है कि सियासतदानों की नाअहली है कि उस मंसूबे के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगे आना पड़ा। सियासतदान क्या काम करे? सुना भी था उस टाइम पे भी कि बड़ी फंडिंग भी हुई कि नए डैम्स बनेंगे और जो है उससे बिजली पैदा होगी ताकि जो बिजली की लोड शेडिंग है और जो एनर्जी क्राइसिस है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बाद वो फंडिंग कहाँ गई, वो मंसूबा कहाँ तक पहुंचा, किसी को कुछ पता नहीं है। बात वही है कि नए आने वाले अपने प्रोजेक्ट को फिर से जीरो पर ले जाते हैं, फिर से टांगे खींच के हम पीछे एक दूसरे की अजीब सी भागदौड़ में लगे हैं। इसमें बजाय आवाम का फायदा होने के उनका नुकसान होता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। तो जानते हैं कि क्या सियासत अगर कारोबार के पैरेलल चलती है तो जो है कारोबारी ज़िंदगी बेहतर होगी, या फिर अगर हम सियासी मुदाखलत जो है वो कारोबार से हटा देंगे तो हमारा जो है पूरा निज़ाम बेहतर अंदाज से चल सकेगा। इसी हवाले से हम जानेंगे अब्दुर्रहमान से कि अब्दुर्रहमान, अगर हम अपनी जो पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ है या उसकी मुदाखलत है वो अपनी कारोबारी ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दें, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितना भी हमारे कारोबार है, इंडस्ट्री है, वो बेहतर और आसान अंदाज से चल सकेगी? जीनत, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जापान की बात करें तो वहाँ पर हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन उनकी पॉलिसी वही रहती है। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई पता नहीं होता पॉलिसी आज क्या, कल क्या होगी, परसों क्या होगी। एक ही वज़ीर आज़म अपने 3-4 साल टर्नओवर में, क्योंकि 5 साल तो उसे मिलते नहीं, उसमें कई बार जो है वो चेंज करता है। तो ये अली नारू की बात खूबसूरत थी। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इदारा भी मौजूद है। 100 अरब रुपए के करीब हर साल वो फंड भी लगाते हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है, आधा बना, अगली हुकूमत ने नहीं बनाया, तो उसका कोई आउटपुट भी नहीं है। और उस पे जो 40-50 करोड़ रुपए ज़ाया हो गए हैं, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है उस इलाके को। और फिर ये होगा कि जब अगली हुकूमत 3-4 साल बाद आएगी तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगी, तो उतनी देर में जो पैसे हैं वो भी स्टक रहेंगे जो ज़ाया हो चुके हैं, और उसका कोई आउटपुट भी नहीं, कोई आ भी नहीं रहा होगा। तो हुकूमत के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पे पैसे जो है वो डेड हो चुके हैं, वहाँ पर कुछ नया नहीं है जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाते। किसी अस्पताल में अगर कोई वार्ड बनाकर आप छोड़ देते और उसको ऑपरेट नहीं करते तो वो तो नुकसान में, क्योंकि जब ऑपरेट करेंगे फिर महंगे दाम होगा या कोई भी चीज़ है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, जहाँ पर अरबों रुपया जो है वो हर साल ज़ाया किया जाता है। तो ये जो बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, ये देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इसके अलावा जो मईशत है उसका चोली दामन का साथ है, दोनों में स्टेबिलिटी होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पर हमारे जो है वो चार्टर्ड ऑफ इकानमी की बात तो की जाती है, लेकिन फिर जो भी हुकूमत हो, पाकिस्तान में जाती हुई हुकूमत होती है, वो जाते हुए तेल भी सस्ता करती है, वो बिजली भी सस्ती करती है, ताकि लोगों को जो है वो इलेक्शन में जाने के लिए बता सके कि हमने कितनी चीज़ें सस्ती की, चाहे उसका जो भी नतीजा हो। ये वाहद नून लीग की हुकूमत थी जो जिसने जाने से पहले ये दोनों चीज़ें महंगी की, और वो इस बुनियाद पर की कि उन्हें भी आसरा था कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देगी, और वो साथ दे भी रही है। मेरिट पे चीज़ें नहीं हो पाती ना, पहले साल 2 साल जो है वो चीज़ें बेहतर की जाती हैं। पिछली हुकूमत की बात करें तो उसके बाद चीज़ें जो ही पता चलता है कि आप जा रहे हैं, इलेक्शन होने वाला है या अदम इत्माद आने वाली है, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें यकदम सस्ती कर दी जाती हैं। नून लीग ने भी 2018 में यही कुछ किया था, 17-18 में, कि डॉलर को भी उधर जो है वो बांध के रखा, मार्केट में पैसे फेंके ताकि डॉलर बंधा रहे। उसके बाद जो है वो बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई, फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ाई, फिर नए टैक्स पेयर नहीं पैदा किए जाते ना। देखें, जो ही कोई टैक्स के हवाले से बात की जाती है तो एहतजाज शुरू हो जाता है और हुकूमतें बैक फुट पे चली जाती हैं। प्रॉपर्टी को टैक्स लगाने के हवाले से कोई प्लान बनाया जाता है तो प्रॉपर्टी टाइकून मैदान में आ जाते हैं। फिर FBR, PRA और एक्साइज सबसे करप्ट अदारे हो चुके हैं, या इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू भी बात कर लें। इनके जो मुलाजम हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास घर बना चुके हैं, और वो 16वें-17वें स्केल के मुलाजम होते हैं। ब्यूरोक्रेसी इंतहाई करप्ट हो चुकी है, जिनका कोई भी जो है वो ना तो ऑडिट होता है और ना ही कोई एहतसाब होता है। तो ये बड़े मसले हैं। सियासतदानों पे बात की जाती है, उनका एहतसाब हो जाता है, उसके बाद फिर उनको उन्हीं अदालतों से क्लियर करवाया जाता है। मियां नवाज शरीफ जैसे केसेस में क्लियर हो रहे हैं, तो फिर जो अभी यहाँ पर PTI के साबिक चेयरमैन, क्योंकि अब तो वो चेंज होने वाले हैं, तो वो भी चंद साल में क्लियर हो जाएंगे और फिर जो है वो कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार होंगे। ये एक बड़ा मसला है कि सिर्फ सियासतदान एहतसाब के लिए तैयार रहते हैं और उनका एहतसाब भी पूरा नहीं हो पाता, आज से छोड़ के फिर उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। ये 90 से 2000 तक 10 सालों में 4 हुकूमतें बदली थी। हम अपनी हिस्ट्री को बड़ी जल्दी आवाम जो है वो भूल जाती है और सिर्फ मौजूदा हालात को और चंद महीनों की कुछ चीज़ों को देखकर हम जो है वो वोट कास्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इस बंदे ने माजी में क्या किया था और क्या आने वाले वक्त में ये हमारे लिए उतना कारसाज और कारआमद साबित होगा। सियासतदान, क्योंकि सारी बात है इलेक्शन का भी बहुत करीब है
और एक कंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, और एक पार्टी जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको लगता है कि अब पंजाब में उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम जब वोट कास्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ चंद दिनों या चंद महीनों की कुछ बातों को याद रखते हैं, क्योंकि सारी बात है कि अगर आपको कोई काम होगा तो आपको जिनसे काम है आप उनके लिए बहुत सारी बेहतरी के वादे भी करोगे, कुछ चीज़ें भी बेहतर करोगे, लेकिन आपका हिस्ट्री क्या रही है, पास्ट क्या रहा है, लोग वो आपको लगता है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जीनत, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 500 ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत कर रहे हैं, जिसमें जिनको हम अक्सर लोटे कहते हैं। गांव देहात में ये पीर होते हैं, वडेरे होते हैं, और शहर में जो है वो अब प्रॉपर्टी वाले पहले, उससे पहले ये राजा रियाज की मिसाल देख लें, जिनको अपोजिशन लीडर बनाया नून लीग ने, पीटीआई के टिकट पर बने, तो ये पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं, छोड़ के पीटीआई में गए, फिर पीटीआई से अब नून लीग में आ गए, तो हल्की की आवाम फिर भी वोट देती है क्योंकि उनके काम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लोटा क्रेसी को पसंद किया जाता है, पब्लिक की जानब से उसे प्रमोट भी किया जाता है वोट देकर। नवाब शेर वसीर की मिसाल ले लें या आसम नज़ीर वगैरह की मिसाल ले लें, ये हमेशा लोटा बनते हैं, जो भी हुकूमत आती है उसमें शामिल हो जाते हैं। बल्कि शाही फैमिली या कोई भी ये फैसलाबाद की फैमिली बात कर लें तो आधी से ज़्यादा वही है। हालांकि फैसलाबाद समेत सेंट्रल पंजाब में समझा जाता है कि यहाँ पर पार्टी वोट कहीं मजबूत है। जो हमारे सराइकी बेल्ट है, जनूबी पंजाब है, वहाँ तो पार्टी वोट की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं होती। वहाँ पर वो उम्मीदवार तगड़े होते हैं और वो जिस पार्टी में चाहे शामिल हो जाए। सिंध में वडेरे है, वो तगड़े होते हैं जिस पार्टी में चाहे शामिल हो जाए। तो ये शहरी इलाकों में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो आधे से ज़्यादा आपको लोटे मिलेंगे जो पार्टियां बदलते रहते हैं, और उनकी ज़्यादा इज्जत होती है बाकी लोगों से जो एक ही पार्टी में मौजूद रहते हैं। उनकी इज्जत भी कम होती है, उनको आगे जाने के मौके भी कम होते हैं। तो जो गांव देहात में ऐसा करते हैं वो ही ख़ानदान है जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से काबज़ है, तो वो हमेशा काबज़ रहेंगे। तो ये पब्लिक के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो देखें। लेकिन यहाँ पर ज़ीनत, वोट के हवाले से मसला ये है कि कहा जाता है कि अगर वोटों से कुछ तब्दील हो सकता तो ये लोग वोट भी न डालने देते ना। वोट गिनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसकी गिनती क्या करता है। पाकिस्तान में इसीलिए कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन में वही जीतता है जिसकी मंजूरी हो चुकी होती है इस्टेब्लिशमेंट से, चाहे इलेक्शन कैसे भी हो जाए, रिजल्ट लेट हो जाए, जल्दी आ जाए, वो पहले से एक माहौल बना दिया जाता है मुस्बत नताइज वाला। वो फिर जो है उसमें उसकी रोशनी में इलेक्शन करवाए जाते हैं और वही उम्मीदवार जो मन चाहे होते हैं वो जीत जाते हैं। इस इलेक्शन प्रोसीजर पर तो जो है वो लोगों का एतमाद जितना भी था वो मुकम्मल तौर पर उठ चुका है 2018 में जिस तरह से। देखें, जैसे वो एक बात हमेशा हम कहते हैं कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो हमारे यहाँ आपको भी पता है कि जब लोग वोट, अगर उनको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होते हैं, तो चंद हज़ार पे या खाने पे अगर आप वोट देंगे तो फिर जारी बात है उसी तरह के लोग इलेक्ट होके आएंगे। अली, आप कितना इत्तेफाक करते हैं अब्दुर्रहमान के इस बात से कि जो लोग हैं वो पार्टी बदलने वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी मकबूलियत भी अवाम में उतनी ज़्यादा होती है? ज़ीनत, हमने सियासत या जमहूरियत तो अडॉप्ट कर ली, लेकिन जमहूरी इक़दार हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। और ये अलमिया रहा है हमारे साथ कि आप इन 76 सालों में चंद ख़ानदानों ने हुकूमत की है और हम उनसे भी जवाब नहीं ले सकते, क्योंकि वो हर बार यही कहते हैं कि हमारा टेन्योर पूरा नहीं हुआ, हम हुकूमत पूरी नहीं कर सके, जब हमने आपको रिलीफ देना था हमें हटा दिया गया। तो ये अलमिया रहा हमारे साथ। अब यहाँ पर सियासतदानों की या वोट की बात कर लें तो वो तो बहुत पीछे दर्जे पे चला गई ना। अब की हमें क्या राय है और इस पे मौक़िफ़ क्या है, सियासतदानों के कितने दुख हैं, वो उस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सियासत के हवाले से बात करें तो हमेशा से कहा जाता है कि जैसे ब्रेक पे जाने से पहले भी मैंने एक बात बोली कि जिस तरह की आवाम होगी इसी तरह के हुक्मरान होगा। तो क्या ये सोचने की ज़रूरत है इस टाइम पे, बहुत ही मुझे तो लगता है कि अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि आवाम सोचे कि उसने अपने किरदार को, अपने अमल को किस तरह से बेहतर करना है। अगर उसे उसी तरह के शफाफ, ईमानदार और मुल्क को जो है वो बेहतर अंदाज में चलाने वाले हुक्मरान चाहिए,
हुक्मरानों की किस तरह से कारकर्दगी रही और सियासत में क्या आने वाले दिनों में हमें ऐसी चीज़ें देखने में मिलेंगी जो मुल्क के हक़ में बेहतर होंगी और आवाम उनसे कितना फ़ायदा ले सकेगी और आवाम और जो उनका रिलीफ है, जो उनका हक़ है, वो उनसे मिल सकेगा या नहीं। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अली आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो आवाम जो है वो वोट की ताकत से जो है वो इलेक्ट करके एक बंदे को लेकर भी आती है, उसके बावजूद भी वो आने वाला जो है वो आवाम के हक़ में उस तरह से ना तो काम करता है, क्योंकि उससे पहले बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो ख्वाब रेज़ा भी जो है वो अपने ही हाथों से आने वाला करता है। अब ऐसा हो चुका है कि ज़ीनत, हम एक अरसे से देख रहे हैं एक तरह की सियासत रिपीट की जाती है हर इलेक्शन से पहले। जब भी जनरल इलेक्शंस आते हैं तो उनसे पहले एक ही अमल अपनाया जाता है, कुछ लोगों को डिफेम किया जाता है, कुछ लोगों को ऊपर लाया जाता है और वही अगली बार उनके ऑपोजिट साइड को डिफेम किया जाता है और उनको ऑपोजिट लाया जाता है। और मुकम्मल तौर पर हम कभी भी किसी का भी एहतसाब नहीं कर पाए, क्योंकि जो एहतसाब करने वाले हैं माजरत के साथ उनका काम नहीं है एहतसाब करना, उनका काम कुछ और है और वो कर कुछ और रहे हैं। तो अब जब ऐसे अवामिल हो जाएंगे, किसी भी माशरे में अदलिया का एक ख़ास मुकाम होता है और कोई भी माशरा जो है, कोई भी फ़र्द है, जब वो मायूस हो जाता है तो उसकी नज़र में आ जाकर एक कोर्ट बचता है कि मैंने उसके पास जाना है, वहाँ से मुझे इंसाफ लाजमी मिलेगा जो भी हो। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है, या यूँ कहें कि सानिया है, कि यहाँ पर कोर्ट्स भी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और हम हर इलेक्शन में देख रहे हैं। ये मामला नहीं हम देख रहे हैं, इससे पीछे जो इलेक्शन हुए, उससे पीछे जो इलेक्शन हुए, जब भी हमने एक बंदे को ऊपर लाना है तो दूसरे को हमने डिग्रेड करने के लिए अदालतें इस्तेमाल होती हैं और दूसरा कुछ मीडिया ग्रुप्स इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ हमारे जर्नलिस्ट इस्तेमाल हो जाते हैं, तो हम उसको ऊपर ले आते हैं। उसका आ जाकर नुकसान क्या होता है कि अवामी राय सही से ऊपर तक नहीं पहुँच पाती। हमने हक़ राय दही तो देना है उनको, लेकिन अगर सही से देना है, नहीं देना है तो क्यों देना है भाई। हमने अपने मुआशरे में इलेक्शंस, इंतखाबात को मजाक बना दिया और ये हर बार नहीं चलने वाला। अगर आप कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो हर बार वो नहीं बनेंगे। अब लोगों में इतनी सिंसेरिटी आ चुकी है, इतनी संजीदगी आ चुकी है कि उनको पता चल चुका है। दूसरी बात की आपने, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तफाक नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे हुक्मरान आए हैं जिन्होंने अवाम की तरजीहात तब्दील की हैं, लोगों ने, लीडर्स ने उठकर अवाम की राय तब्दील की है और ऐसे कई इनकलाब आए हैं, वो इनकलाब ईरान का हो, फ्रांस का हो, वहाँ पर अवाम से पहले वो लीडर्स उठे हैं जिन्होंने अवाम को मोबिलाइज़ किया है, उनको यूटिलाइज़ किया है, उनको बताया है कि है क्या, हकीकत क्या। तो अगर वो सारे का सारा पलंदा एक जैसे होता तो शायद वो लीडर बाहर ना निकलता। अब जबकि हम चूंकि खुद पे जिम्मेदारी लेना इन्हिसार नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं फ़र्द वाहिद हूँ, मेरा ये काम नहीं है। और इकबाल ने तो ये कह दिया होगा कि जो रब्त है वो फ़र्द मिल्लत से है, बंदा कुछ भी नहीं है तन्हा। अगर आप एक जगह इकट्ठे होते हैं, आप एक नज़रिए के साथ आगे बढ़ते हैं तो माशरे की तकदीर भी बदलती है, माशरे के हालात भी बदलते हैं। इन इलेक्शंस में भी अगर वही रिपीट करना है सब कुछ, अगर उसके बाद एक हुकूमत आएगी, 2 साल गुजारेगी और वो उनके मफादात में नहीं आएगी जिनके मफादात सबसे ज़रूरी हैं, और जो ठेकेदार हैं इस मुल्क के, अगर उनके मफादात में नहीं आएगी तो यकीन माने वो उसी हुकूमत का भी यही हाल करेंगे। यहाँ पर सबसे अहम अंसर और सबसे अहम चीज़ इस ज़रूरत की है, देखें तसलसल आना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में हुकूमतें रही हैं, जमहूरियत रही है, बहुत बहुत बड़े करप्शन के केसेस सामने आए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन जमहूरियत का तख्ता नहीं पलटा गया, हुकूमत का तख्ता नहीं पलटा गया, मुसलसल तसलसल रहा है। और आज हम देख भी रहे हैं कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उसके बाद बांग्लादेश की मिसाल ले लें आप, कहाँ से कहाँ पहुँचा है। जिनका काम, जिसका काम उसी को साजे, उसी को सजने दें भाई, आप उसी को करने दें, वो जैसे भी हैं, लेकिन तसलसल आने दें। अब हुक्मरानों को यहाँ पर एक चीज़ कर लेनी चाहिए, मिसाके जमहूरियत जो पहले किए गए या किसी के कहने पे किए गए उसको भूलकर, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो बड़ी जमातें हो, वो छोटी जमातें हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और कम से कम ये इरादा कर लें कि सियासत हमारा काम है, ये हमने करना है, हमने कठपुतली नहीं बनना है, हमने कोई बाहर वाला रास्ता अपनाकर हुकूमत में नहीं आना, हमने अवाम के पास जाना है। कोई भी आपको, आपकी जो नेगेटिविटी होती है, जो आपके वीक पॉइंट से फायदा उठाया जाता है ना, एक बार आप उनको डिस्क्लोज कर दो, आप अपने वीक पॉइंट दे दो, आप अवाम के सामने नंगे होते हो जाओ, आप एक बार सामने आ जाओ, लेकिन एक जगह इकट्ठे हो जाओ और इरादा कर लो, अज़्म कर लो कि हम हैं, हमने हुकूमतें करनी है, हम जाएं, फलां आए, लेकिन बाहर का बंदा जिसका काम नहीं है हुकूमत करना, वो हुकूमत
हरगिज नहीं करेगा, हम उसके जरिए हुकूमत में नहीं आएंगे। अब बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट है सीनियर अली तरीन जो के हमारे जो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं, उनको कहते हैं ना कि सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक बार सच बोल के उसके बाद सफ़र जो है वो मंजिलें आसान हो जाती हैं। और उम्मीद करते हैं, और उम्मीद का दामन तो कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अली आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और जितने भी देखने वाले हैं वो भी और मैं भी दुआ को हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी हुकूमत आए, बस हमारे मुल्क की हालात बेहतर होने चाहिए, आवाम की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए और पाकिस्तान की सलामती होनी चाहिए। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और इस वक्त जो एक बहुत ही अहम मौजू जो है जिसे ज़ेर बहस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम इस तरह के मौज़ूआत पे बात करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हों। आप सब जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की फील्ड से हो और किसी भी तरह की शोबे से आप मुंसलिक होना चाहते हैं, आपकी दिलचस्पी क्या है और उसका आप तक किस तरह से हम जो है एक आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपके लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, वो हमेशा से हमारी कोशिश होती है। आज के सेशन में भी दो बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड पे हम बात करने वाले हैं। पहली फील्ड तो स्पोर्ट की है जिसमें हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और पाकिस्तान में खेलों पे उस तरह से काम नहीं किया जाता है जिस तरह से इस खेलों को जो है अहमियत हासिल होनी चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो क्रिकेट पे गौर किया जाता है, क्रिकेट को ही आगे लेके जाया जा रहा है, लेकिन फर्दर बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो खेले जाते हैं और डिफरेंट तरह की फेडरेशंस हैं जो इस पर काम करती हैं। वो फेडरेशंस किस तरह से काम करती हैं और उसका किस तरह से आगे उसे लेके जाया जा सकता है जिससे आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरी बड़ी मज़ेदार कैटेगरी हमारे पास है म्यूज़िक की। जब भी आप लो फील करते हैं तो आप म्यूज़िक सुनते हैं, जैसे ही आपको कुछ एनर्जेटिक होती है, कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता है तो आप म्यूज़िक सुनते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा डाउनफॉल है तो आप म्यूज़िक सुनते हैं। म्यूज़िक को कहा जाता है रूह की ग़िज़ा, और उसको यूँ ही नहीं कहा जाता, ये हम सबका एक्सपीरियंस भी होगा और हम सबका तजुर्बा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि मेरा जिस तरह का मूड होता है उस हिसाब से मैं जो है वो उसको म्यूज़िक को सुनती हूँ। तो ये बहुत दो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम ताल्लुक है। इन्हीं दो इंडस्ट्री से हमें आज के दो ख़ास मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनसे मैं आपका तारुफ करवाती हूँ और फर्दर बात करेंगे कि किस तरह से इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में जो है वो आगे आप बढ़ सकते हो, खेलों में भी और म्यूज़िक में भी, और अपना नाम और करियर बना सकते हो। तो इसी हवाले से हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर शुजा एहसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारी फैमिली है, बड़ा जब भी आते हैं बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमें स्पोर्ट के हवाले से बात करने के लिए हमारे दूसरे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, शाहिद सज्जाद है, स्पोर्ट एम्बेसडर, साउथ सुडान नेशनल ओलंपिक कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपकी? ज़िंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है, शुक्र है अल्लाह का। चलें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक इसी तरह से ब्लेसिंग आप पे बनाए रखे। और अगर हम खेलों के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हमें इस तरह के सिटी टू सिटी मिलते हैं जहाँ पे बच्चे जाके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो खेलों को खेल सकें। डिफरेंट तरह की फेडरेशन है जो इस हवाले से काम करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि फेडरेशन का इसमें कारकर्दगी कितनी हद तक बेहतर है और इसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है? थैंक यू। पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करा दूं कि जी, मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूं, Sure. उसके बाद फिर मैं फेडरेशंस पे और नीचे sure. लेवल पे आता हूं। मैं साउथ सुडान नेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से स्पोर्ट्स एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था 2018 में, और हम साउथ सुडान में बच्चों के ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम जंग रही है और उस बच्चे जो है ना काफ़ी स्कूल में नहीं जाते और कैंपों में रहते हैं। तो हमने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ मिल गई, यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते और कैंप्स के अंदर रहते हैं। तो उन बच्चों को गलत एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए स्पोर्ट्स में एंगेज करते हैं ताकि वो पॉजिटिवली माशरे में कंट्रीब्यूट भी कर सकें। ऐसे बिल्कुल ठीक। तो इसी लिहाज से मैं काफ़ी टाइम से पाकिस्तान पे भी सोच रहा था। पिछले साल मुझे मौका मिला तो मैं आया यहाँ बात की, और अभी भी जो हमारे लोकल पार्टनर हैं जिनके साथ अभी हमने बात की है, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आएँ पाकिस्तान में भी, इस पे हम काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूलों में अभी भी, मेरे पास तो डाटा नहीं है लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में बहुत
ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूलों में नहीं जाते, जी। और अगर जाते भी हैं तो बच्चों के पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है खेलों के लिहाज से। पाकिस्तान में चंद खेल हैं जो खेले जाते हैं, जो मुझे भी शायद 3-4 के अलावा ज़्यादा नहीं पता था कुछ अर्सा तक जी, पहले। जी। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, इसके अलावा कोई गेम नहीं। जबकि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि मैंने जो रिसर्च की है, पाकिस्तान में मोर देन 30 फेडरेशन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि 5-6 फेडरेशन से ज़्यादा कोई काम कर रहा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन उसमें इदारों में बैठे जो अफसरान हैं वो जब तक अपनी जो फ़राइज़ है उसको खुशस्लूबी से सरअंजाम नहीं देंगे, हम अपनी शायद खेलों को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यही अगर थोड़ी सी बात करें हम सिंगिंग के हवाले से भी, तो हमारी इंडस्ट्री और हमारे मुल्क में शुजा इतना ज़्यादा टैलेंट है कि हम जो है ना, अगर कहते ना कि ईंट उठाएँ तो टैलेंट निकल आता है, तो उसी हवाले से हमारे यहाँ उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी अभी तक क्यों नहीं फराहम की जा रही है और इस तरह प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं हैं? बस यही हम खुद भी सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बहुत टैलेंट है। हमारी माशाल्लाह जो हमसे जो हमारी सीनियर पीढ़ी है, उन्होंने 2006, 7, 8, 9, 10 तक इंडिया में जाके कॉम्पिटिशन्स विन किए और बड़ा अच्छा नाम किया पाकिस्तान का। यहाँ पे असल में देखिए, पहले फिल्म्स बनती थी, वहाँ पे फिल्में बहुत बनती हैं, ओएसटीज और मतलब बैकग्राउंड जो है गाने के लिए प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिलता है। फिर वहाँ पे रियलिटी शोज, कॉम्पिटिशन्स बहुत हेल्दी होते हैं, वहाँ से आपको बहुत आर्टिस्ट मिलते हैं और उनको फिर प्रॉपर उन पे इन्वेस्टमेंट होती है, उनको एक पूरा सुपरस्टार बना के पेश किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कह लें कि पंजाबी नहीं कहते, अपनी अपनी दौड़। तो ये कि हम भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, यहाँ फैसलाबाद से निकले, अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और म्यूज़िक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, प्रोफेशनली भी और हर लिहाज से, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली बड़ी ज़्यादा एक मेडिटेशन भी है, आप बहुत अच्छा फील करते हो, जैसे ही म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक सुनते हो तो आपका मूड भी एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो वाकई अपॉर्चुनिटीज़ की तो बड़ी हमारे यहाँ कमी है। प्लेटफॉर्म चाहे किसी भी इंडस्ट्री से हो, यहाँ पे उस तरह से काम नहीं किया जाता है। असल में यहाँ पे हमारा टैलेंट बड़ा दब जाता है। आइडल भी हुआ था जी, तब भी मतलब कि माशाल्लाह सब सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कभी मतलब हम ये नहीं कहते कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है या ऐसा कुछ भी, मगर ये है कि वो मेरिट पे नहीं गा, बड़े बड़े अच्छे गाने वाले लोग हैं। या इवन हम जब किसी को सुनते हैं तो यार वो लड़का कोई ऐसे बूट पॉलिश कर रहा है, कोई कहीं वेटर लगा हुआ है, कहीं कोई रिक्शा चला रहा है, वो बेचारे अपने रिज़्क रोटी की वजह से लगे हैं, मगर वो टैलेंट अपना जाया के देते हैं, ये दबा लेते हैं। बस यही है कि हम बस बड़ा अपसेट हो जाते हैं इस तरह चीजें देख के। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक, अब विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। शायद साहब, अगर हम बात करें जैसे कि आप स्पोर्ट एम्बेसडर हैं और सूडान की, जिस तरह की आपने बताया है कि ओलंपिक कमेटी के साथ आप काम करें ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टेरर और वॉर के एक सिचुएशन है, और सारी बातें छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसकी जहन पर बहुत ज़्यादा जो है ना असरअंदाज होता है। तो किस तरह से ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई और किस तरह से आप काम करते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये हमने नेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलके एक हमने प्लान किया और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ। तो उसके बाद हमने कुछ इक्विपमेंट तैयार किया, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने पाकिस्तान से मैंने इंपोर्ट किया और हमने उनको बच्चों में गलियों महलों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लेवल पे हम काम कर रहे हैं, इवन कि अब तो टूर्नामेंट भी जो है ना वो अरेंज होना शुरू हो गए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी हम गली मोहल्ले से हम स्टार्ट करवाएं। माशाल्लाह पाकिस्तान की जो फेडरेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो काम, मैं ब्लेम भी नहीं करना चाह रहा किसी का नाम लेके, लेकिन अगर उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि काइंडली आप नीचे लेवल पे आएँ और इसको प्रमोट करें, गली मोहल्लों से और स्कूलों से स्टार्ट करवाएं। हाँ, ऑलरेडी खेल तो खेले जा रहे हैं, लेकिन वो चंद कॉमन खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इसके अलावा किसी को नहीं पता। अब बहुत सारे ऐसे गेम्स, हालांकि हमारा नेशनल गेम है और उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं है, बिल्कुल। और फेडरेशन को, यहाँ की फेडरेशन को किस तरह से, कि आपकी कभी उनसे बात हुई, कोई मीटिंग्स हुई इस हवाले से, ताकि उनके काम को बेहतर किया जा सके? जी, मेरी 1-2 फेडरेशन के साथ बात हुई और कल भी एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट से इंशाल्लाह मुलाकात होगी और उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे
कि हमारे पास जो हमारा प्लान है हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं और हमें मौका दें, हम उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। और जिस तरह से आप इंटरनेशनल फोरम पे सर्व कर रहे हैं, तो ये सिलसिला किस तरह से स्टार्ट हुआ था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया, जब आपने सोचा, एक होता है ना कि आपका एक एज आपको मिलता है कि नहीं अब मुझे ये करना है? ये हमें बस वहाँ पे हमने जो हालात देखे और उस हालात को देखते हुए हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। तो बस दोस्तों के साथ मिल के हमने ये आइडिया आया और हमने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, छोटे से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ठीक है। तो फिर हमने काम शुरू कर जैसे दिया। हमने कहा कि दोस्तों के साथ मिलके, तो अभी कितने लोग आपको मतलब आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में कितने लोग थे? स्टार्टिंग में तो शायद हम 2 थे। अच्छा। अब हमारे पास काफ़ी लोग हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो ओके। गई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं हमारे साथ, डोनर्स हैं हमारे साथ। बल्कि मैं भी एज अ सिंगर इनकी टीम का हिस्सा ही हूँ। हम अच्छा, भी अच्छा, मतलब कि अच्छा। इनके जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनली, हाँ। तो उनमें थोड़ा मतलब कि एंटरटेनमेंट के जो सेगमेंट है अक्सर ऐसा भी उसमें- होता है ना कि कॉन्सर्ट आप करते हो तो उससे जितनी भी चैरिटी होती है या जी जितनी जी जी, टिकट्स बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल। होती है, तो हम उसके इसी तरह ही जरिए ये साथ किया जा मतलब सकता कि है। प्लेयर्स को एंटरटेन करने के लिए मैच के बाद या उनके लिए डिनर शिनर का जब तब म्यूजिक इवेंट्स वगैरह, बिल्कुल तो इस तरह मतलब हम भी इनके साथ ही इनकी टीम और है। फर्दर अगर बात करें कि कितनी इन फ्यूचर कितनी कंट्रीज में आपका प्लान है इसी तरह के मिशन को आगे बढ़ाने का? अभी हम 4 से 5 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। 4 में किन काम कर रहे हैं, countries में आप 5वीं हम काम स्टार्ट कर रहे हैं? करेंगे अभी। अभी करंटली किन कंट्रीज में? अभी हम काम कर रहे हैं साउथ सुडान, युगांडा, सोमालिया और इथियोपिया में। ओके, जी। ठीक है। और फर्दर अभी नेक्स्ट प्लानिंग फर्दर में अभी क्या नेक्स्ट अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा, हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन और हमारा- स्टार्ट लेते हैं अपने डिवीजन बिल्कुल। फैसलाबाद से। है? बिल्कुल। और क्योंकि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है कि शायद लोग सिर्फ इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं लोग। अभी रिसेंटली एक बच्चा कज़ाकिस्तान जाना चाह रहा था, जिसने पाकिस्तान में हर जगह पे उसने टॉप किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उसका जो कोच था मुझे रो रो के बता रहा था कि सर मेरा कोच जो है ना अकेला चला गया है, और उसने कहा कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं आपकी टिकट करवाऊँ या आपको अकोमोडेट कर सकूँ। तो अभी मैं शायद हफ्ते 2 दिन के बाद मैं कराची विज़िट भी करूँ और देखूँगा उनका जो। बिल्कुल। और शायद ये बात बिल्कुल सही है जी। क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स में भी जितने भी खेलों से रिलेटेड लोग आते हैं, उनका सबसे मेजर जो इशू और या कह रहे कंप्लेन होती है वो यही है कि हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती है। उनके पास बिल्कुल ऐसी जो है ना इक्विपमेंट तक उनके पास जो बेसिक है वो उनको नहीं दिए जाते। देखिए, हम हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हमें पता है हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करेगी आने वाले 50 सालों में भी वही हाल होना है जो पहले हो चुका है। तो हमें ये खुद करना चाहिए और इसको हम खुद प्रमोट करें, जैसे आपके चैनल के थ्रू, और हम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, ये मिल के किया जा सकता है। छोटा छोटा किसी को 2-4 किसी को बॉल लेके दे दिया, किसी को फुटबॉल, हाँ। कुछ मिल के लोग काम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इसमें खेलों की इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। इसमें खेलों की स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं कि आप सिर्फ उन्हीं स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं या हर तरह के हम खेल? हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। जिस फील्ड में कोई जाना चाहे हम उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, जी। ठीक है। और अभी हम यूनेस्को के साथ काम कर रहे हैं लोकल गेम्स के ऊपर। बहुत सारी कंट्रीज में हम वहाँ के वो लोकल गेम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हमारी बहुत सारी जो ट्रेडिशनल लोकल गेम्स थी वो शायद बच्चों को तो अब याद ही नहीं होगी। हमें भी जो हम बचपन में खेलते थे आज से 20 साल पहले, अब बिल्कुल मुझे भी ऐसे नहीं मुझे नहीं याद कि कोई खेलता होगा। उनके नाम बहुत मजे के हाँ, होते थे। नाम भी बहुत मजे के थे जी। तो ऐसी गेम्स जो है उनको दोबारा से उजागर किया जाए, Hype दिखाया करने जाए, की। बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए स्कूलों में, और कोशिश कर आई थिंक कि स्कूलों में सिलेबस में तो होगा, लेकिन इसको मजीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो खेल खेले जाते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे जो है ना उस तरह से हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ना ही उस तरह के हमारे पास कोई खेलों के हवाले से कोई सब्जेक्ट रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम उम्र में, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है, वो जब तक कॉलेज तक पहुँचता है फिर किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं है, जी। तो कोई किसी तरह से चले जाता है। तो इसमें क्या स्पेशली बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्योंकि हमारी लड़कियों में इतना पोटेंशियल है कि हम देखते हैं और समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेरे भी जानने वाले हैं जो खेलना तो चाहते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ जो है वो बच्ची को किधर भेजें। स्पेशली लोग अपनी बेटियों को लेकर बड़ा कॉन्शियस हैं कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, जो हमारा जो स्लोगन है स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन, तो इसमें बच्चियां बच्चे हमने कोई उनमें कोई फ़र्क नहीं रखा।
तो हम तो दोनों जो हैं मतलब लड़कियां और लड़के उनमें हम काम कर रहे हैं, दोनों को इक्वल राइट है उनका, और वो इसको बिल्कुल सही। ले चलें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, स्कूलों में असातिज़ा भी इतना वो नहीं करते और वालिदैन का भी वही हाल है कि खेल की तरफ तवज्जो नहीं, बस आजकल डिजिटल दौर है तो मोबाइल पकड़े हुए हैं और इस पे बच्चे का बहुत इफेक्ट हो रहा है, उसका जो ग्रोथ का है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जितने भी हम पेरेंट्स देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हमने अपने बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन्स उनके हाथ में दे दिए हैं कि वो मोबाइल के ज़रिए डिफरेंट तरह की गेम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और गेम्स को खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। खेलों के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन फ्यूचर किस तरह की स्ट्रैटेजीज प्लान की गई हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से बड़ी मज़ेदार सी गपशप चल रही है, किस तरह से हम अपने यहाँ जो है खेलों को फ़रोग दे सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक जो है आपकी हर सिचुएशन का जो मज़ा है उसको दोबारा कर देता है। और हमारे पास जो है एक बड़ी ज़बरदस्त सिंगर मौजूद है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम मौके का फ़ायदा नहीं उठाएँ और उनसे ये नहीं कहें कि हमें जो है वो 2-3 लाइन सुनाएँ। तो आई एम श्योर कि आप भी इंटरटेन होना चाहते हैं, क्योंकि शुजां हमारे पास मौजूद हैं। तो शुजां, हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी से हम भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने जितने भी ऑडियंस हैं उनको एंटरटेन करेंगे। तो कुछ भी हमारे ऑडियंस के लिए स्पेशली आप सुनाना चाहें। एक गाना बड़ा वायरल हुआ हो आजकल, हम हर शो में गाते हैं ना, हम हर शो में गाते हैं, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे भी गा दूं। टीवी पे मैंने नहीं अभी तक गाया। बिल्कुल बिल्कुल। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, हम नाबाज़ होएंगे मोहब्बत से, हम नाबाज़ होएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और इतने ऊंचे सुर और इतनी बुलंद आवाज़, बहुत मेरी ऑडियंस तो बिल्कुल खुश हो गई होगी। उनकी मॉर्निंग को तो आपने बड़ा हैप्पी कर दिया, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। उनको मैं बता दूं कि सिंगिंग के लिए हमारे पास जो है वो बड़े एक खूबसूरत टैलेंट मौजूद है। आर्टिस्ट के अगर हवाले से बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमारे हाल उस तरह की सहूलियात नहीं है। सारी बात है कि आप भी फैसलाबाद से निकले हैं, एक बड़ा हमारे लिए वो एक प्राउड की बात है। अब आप काम कर रहे हैं, सारी बात है सीजन्स भी चलते हैं, तो किस तरह की मसरूफियात हैं आजकल? पहले तो मैं एक बात बताना यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना था आर्टिस्ट फैसलाबाद बहुत सुरीली धरती है, बड़ी टैलेंटेड यहाँ से शख्सियत निकली है। नो डाउट जी, शायद भाई आर्टिस्ट पैदा तो यहाँ पे होता है फैसलाबाद में, मगर बिकता लाहौर जाके है। तो यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए हमें मजबूरन निकलना पड़ा। यहाँ पे एक सिर्फ ये सिटी एट 10 सिटी मतलब 41 का एक चैनल है, प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम काम करते हैं। तो खैर ये बड़ा अच्छा है। और सीज़न आजकल माशाल्लाह चल रहा है हमारा, वेडिंग आपको पता है, शोज़ वगैरह, हम मतलब हमारी तो नींदें भी नहीं पूरी हो पाती क्योंकि जाहिर बात है कि महफिल में कहते हैं ना, जान डालनी और चार चांद लगाना वो एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है, और आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभा रहे हैं माशाल्लाह। और गाना जो आपने गाया वो भी एकदम से हमारा देखें मतलब कि सीज़न है, जिस तरह वेडिंग का ये हमारा उसी के साथ चलता है, तो ये ऑलमोस्ट चलता है हमारा रमज़ान शरीफ तक। तो फिर उसके बाद ईद के बाद फिर शुरू,
फिर मुहर्रम का बीच में आ जाता है, फिर हमारे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी चलते रहते हैं, जिस कंपनीज बड़ी बड़ी उनके इवेंट्स हम मतलब बाहर भी जाते रहते हैं। आर्टिस्ट बनने का फ़ायदा बहुत है भाई, जितने भी सुनने वाले हो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आप ज़रूर आओ, बड़ी मतलब मज़े की फील्ड है और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बिल्कुल शुजा, मेहनत के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपका टैलेंट जो है वो बहुत एक अच्छे काम के लिए जो है वो भी आप उसके लिए सर्व कर रहे हो। जिस तरह से आप लाइव कॉन्सर्ट्स करते हो, उससे जो चैरिटी आती है उससे अगर किसी का भला हो रहा है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। शाहिद साहब, अगर आपके मिशन के हवाले से हम बात करें मज़ीद बच्चों के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फोकस होता है, उनको खुद ही पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो इसमें काउंसलिंग कितनी ज़्यादा पेरेंट्स की भी ज़रूरी है कि अगर वो उनका बच्चे का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो वो किस तरह से उनको सपोर्ट करें, उनको आगे लेके जाएं, ना कि उनके टैलेंट को दबाएं। हाँ, ये एक बड़ा मसला है कि बच्चों का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है और वालिदैन का इंटरेस्ट कहीं और होता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को फोर्स नहीं करें, जो बच्चा करना चाह रहा है उसको करने दें, आई मीन के पॉजिटिव वे में, खेलों के हिसाब से। बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल बैठा हूँ एक, मतलब मेरे पापा टीचर हैं ओ लेवल्स के, तो हमें उन्होंने, मुझे हमारे पूरे फैमिली में कोई नहीं गाता, तो उन्होंने, मैं जब मेरा था सिस्टम तो उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल करें, आप जो करना चाहते हैं मगर आप स्टडीज़ करें। तो फिर मैंने मास्टर्स भी किया कंप्लीट, और इसमें भी माशाल्लाह उन्होंने फिर माँ बाप ने दुआ भी दी। माँ बाप को चाहिए कि जो बच्चा करना चाहता है ना उसको सपोर्ट करें और दूसरा उसके लिए दुआ करें, फिर उसका इंशाल्लाह सीन बन जाता है। बिल्कुल। और आप खेलों को तो प्रमोट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन की अभी शुजा ने भी बात की है, तो इस पूरे जो आपकी पूरी कैंपेन चल रही है, एक मिशन मैं तो इसको कहती हूँ, क्योंकि आप बड़ा एक जो है ना हिम्मत का काम कर रहे हैं कि एक टेरर के माहौल से बच्चों को निकाल के खेलों की तरफ लेकर आना। इसमें एजुकेशन को भी सपोर्ट करती है आपके पूरी फेडरेशन, या फिर आप सिर्फ जो है वो खेलों पर फोकस है? हम खेलों पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन पे नहीं। ठीक है। और अगर इस हवाले से जो है, जैसे आपने कहा है कि पहले तो सिर्फ 2 लोगों से ये कारवां स्टार्ट हुआ था, अब लोग बढ़ गए हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग अगर आपको पूरी दुनिया से ज्वाइन करना चाहें? जी, तो हमारे कर पास सकते हैं? अफ्रीका के अंदर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, अब हम उसको यहाँ पे भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम यहाँ पे रजिस्टर्ड करके इस काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन फेडरेशंस के साथ मिलकर। ठीक है, तो अल्लाह करे कि फेडरेशंस के साथ आपकी मीटिंग्स बहुत अच्छी रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन मतलब ममालिक में जिस तरह से है जंग का माहौल है वो तो है। ये पाकिस्तान में हम देखते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल, यहाँ भी माहौल वैसा ही है यहाँ पे वॉर किसी और तरह की चल रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम जो है ना मुख्तलिफ तरह के मामला से जूझ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपकी जो है वो आगे मंजिलें आसान करे, अल्लाह करे, और इसी तरह से हम जो है वो बहुत सारे लोगों को देखें, क्योंकि नेशनल खेल हमारा हॉकी, उस पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं है, और ये बड़े एक अलमिया की बात है। जी बिल्कुल, हॉकी अब सिर्फ लड़ाई में काम आती। बिल्कुल ऐसा लोग उन्होंने उसको नेगेटिव ले लिया है। ऐसा ही है। और गली, और सबसे जो हम बात पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे हमने अपने बच्चों को बड़ा इंगेज कर दिया है, वहाँ पे लोग गेम्स खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं, वो खेलों की सूरत में हो या किसी भी तरह से? खेल तो है ही फिजिकली एक्टिविटीज़ का नाम। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो खेल जो है फिजिकली एक्टिविटीज़ तो हर उम्र में की जा सकती है। आजकल देखें डायबिटीज़ और बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो हम एक्सरसाइज नहीं करते लोग, बिल्कुल, तो ये नहीं बच्चों को ही एंगेज करें, बड़ों को भी चाहिए कि जो है ना खेलों में हिस्सा लें। और क्योंकि पहले बड़ा होता था, हमने अपने भी चाइल्डहुड में देखा है कि हम सारे आपस में फैमिली मेंबर्स के जितने भी कजन्स वगैरह थे मिलके हम क्रिकेट खेलते थे। हाँ, गली मोहल्लों में इस तरह से वो होता था, लेकिन अब वो वाला ट्रेंड नहीं बिल्कुल भी शुजा। गली मोहल्लों वाला जो माहौल है ना, यही आपको आगे लेके जाता है। एग्जैक्टली, जब गली मोहल्ले की गेम खत्म हो जाएगी, बच्चे नहीं खेलेंगे कि जी हमारी खिड़की तोड़ी जा रही है या शोर मचाया, वहीं से नुकसान होता है शुरू बच्चे का। अब लोग ना अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हो गए। अच्छा, बच्चा बाहर जाएगा, पता नहीं किस तरह के, हालांकि ये एक बड़ा मजे का एक्सप्लोजर होता है, आप डिफरेंट तरह के बच्चों से मिलते हो, आपको खेलें भी बढ़ती हैं, दोस्ती यारियां भी यहीं से डेवलप होती हैं आपकी। तो आपको अपना बचपन का एक्सपीरियंस आपका भी रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो आपको मगरिब से 2 घंटे पहले जो होते थे वो हमें याद है कि हम उसको अंधेरा होने तक हम खेलते थे। हाँ, अब तो बिल्कुल नहीं, बच्चे बस अंदर हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं गेम्स। क्योंकि अब सोसाइटीज़ भी इतनी बढ़ गई हैं, हम पूरा दिन ही नहीं देखते हैं कि बच्चे बाहर आ रहे हैं और खेल खेले जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये हमारे पाकिस्तान में इस इशू पे कोई काम नहीं हो रहा।
बहुत सारे ममालिक हैं जो इसको सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं बच्चों को। इवन के गलियों के अंदर भी छोटे छोटे उन्होंने केबिन टाइप के बना के दिए हुए कि बच्चे उसके अंदर खेलें, नेट लगवा के। बिल्कुल। और हमें अपनी जो खेल गली की खेल है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने बच्चे पे जो है ना उसको लिए थोड़ा कम कॉन्शियस हो, उसे गली मोहल्ले में जाने दें। खेलों को जितना फ़रोग देना है तो हमें पहले उसे ग्रास रूट से उसे शुरू करना पड़ेगा। खेलों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खेलों के हवाले से बात करें तो खेलों के साथ बहुत सारी मज़ेदार सी यादें भी जुड़ी होती हैं। मुझे भी याद है कि हम सब बच्चे जब स्कूल से वापस आते थे तो होमवर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था और उसके बाद कज़न्स के साथ मिलकर जो है वो डिफरेंट तरह के हम जो है वो खेल खेलते थे, जिसमें क्रिकेट आते जाता था, हमारा फ्रीज़ एंड रिलीज़, रेडी गो, बड़ी तरह के जो है ना स्ट्रीट लेवल पे डिफरेंट तरह के खेल होते थे। फुटबॉल होती थी, हॉकी के लिए जो जारी बात है कि आपको ग्राउंड चाहिए होता, वहाँ पर जाना पड़ता था। लेकिन गलियों में बड़े मज़ेदार से खेल खेले जाते थे और पूरी जो गली मोहल्ला होता है वो एक फैमिली की तरह होता था। अब तो यहाँ पे ये सूरत हाल है कि नेबर को दूसरे नेबर का नहीं पता है। तो खेलों को अगर प्रमोट करना है तो हमें अपनी जो गली की खेल है उसको फ़रोग देना पड़ेगा। गलियों को उसी तरह से फिर से दोबारा से जो है वो सजाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत ही एक ख़ास मेहमान मौजूद है जो इस हवाले से जो है बहुत काम कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी हम उनको करते हैं और उनके लिए दुआ को भी हैं। और उनसे भी जानते हैं कि शाहिद साहब आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना है खेलों में और आपकी कितनी ज़्यादा यादें जो हैं वो खेल के साथ वाबस्ता हैं। मेरा इंटरेस्ट इतना है तो मैं यहाँ इस लेवल पे आज काम कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ना होता तो कभी कोई इंसान कोई बगैर इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करता जी। जो खेल मैं नहीं मतलब जिसमें हिस्सा नहीं ले सका या मैं टाइम नहीं दे सका या मुझे मौका नहीं मिला तो मैं अपना वो शौक जो है यहाँ पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारा ये शौक़ रह गया है तो हमारे बच्चे उसे पूरा करें और आपने अपने शौक़ को एक बहुत मैसिव लेवल पे लेके और बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। शुजा, आपकी कोई मेमोरी है अपने बचपन की और अपने खेलों के लिहाज से? मैं खेलता ही रहता था। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था स्कूल में। हम मतलब हमारे ब्रांचेस लाहौर में भी हम जाके खेलते थे। तो ये मेरा म्यूज़िक करियर भी म्यूज़िक से, ये क्रिकेट से स्टार्ट हुआ था। हमारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम मतलब क्रिकेट हमारा मैच था तो मैं फील्डिंग में था, मुझे याद है। और उनको मैं गाता तो था, क्लास फेलोज़ को पता था ये गाता है। तो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने ऐसे अनाउंस कर दिया कि इसको थोड़ा और मतलब एंटरटेन करते हैं फेस्टिवल को, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होगा जी। ओके। तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लिखवा दिया। तो जब मेरा नाम उन्होंने अनाउंस किया तो शुजा नाम ऐसा है कि यूनिक, थोड़ा कम लोग रखते हैं। मैंने इधर देखा, कहते यार भैया आप ही हो चलो। वो फिर मैंने ऐसे किया, मुझे तो 5-6 गाने याद थे। मैंने करते करते 4-5 राउंड में मैं विन कर गया। फिर जब वो मुझे एक ट्रॉफी मिली, मुझे शौक था, तो मैंने कहा यार ये काम अच्छा है, इस पे चलते हैं। हाँ, सही है। वो फिर अल्लाह ने जिस तरफ लगाना हो, वो एक नेक्स्ट ईयर और कंपटीशन हो, वो भी डायरेक्शन बन जाती है ना कि आपने देखें खेलों से आप कहाँ सिंगिंग की तरफ आ गए और आप उसी में माशाल्लाह से इतना अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो आपके साथ शाहिद साहब के डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो जुड़ के काम कर रहे हैं, जैसे कि शुजाब के साथ इन्होंने बोला कि कॉन्सर्ट किए, तो इस तरह से और भी लोग हैं? मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ जिसमें अफ्रीकन भी हैं, यूरोपियन भी है, एशियन भी हैं। मैं तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ मैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान तक आपका ये मिशन पहुँचा है और आई एम श्योर कि इस मिशन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे आप और बहुत अच्छे से इसको लेके चलेंगे। और कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आया और उनका किस तरह का पूरे इस सूरत हाल पे जो है वो रिएक्शन होता है? ये फैमिली की तरफ से तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है कि ये अच्छा काम मैं कर रहा हूँ। तो मुझे को फैमिली की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशल अगर फैसलाबाद की भी और पाकिस्तान की बात की जाए ना तो हमारे यहाँ अगर तो किसी के पास अपनी फैमिली की सपोर्ट है तो समझे वो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड बंदा है, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बगैर स्पेशली ख़वातीन तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हैं। और शुजा तो इससे रिलेट भी करेंगे कि लड़कों को भी बड़ा जो है ना अब्बाओं की मारें भी खानी पड़ती हैं। मेरे पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, अभी भी करते हैं कि यार आप करो जो करना चाहते। फिर बाकी फैमिली, जब बंदा टीवी पे आने लग पड़ता है, पैसे कमाने लग पड़ता है,
फिर ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਦੋਂ ਹੈ। वो यही बात होती है ना कि आपकी स्ट्रगल का जो फेज गुजर जाता है तो आपके पास कुछ अचीवमेंट आती है, आपके पास बताने को कुछ होता है, फिर आप प्राउडली बताते हो कि मेरा बच्चा ये करता है। हाँ, तो ये बड़ा मज़े का ये कॉन्सेप्ट होता है। सारी बातें कि हर कोई इस फील्ड से निकल के आया होता है। आपका जब आपने पूरा ये काम शुरू किया था खेलों को प्रमोट करने का, स्टार्टिंग में किसी तरह की हडल्स थी जो आपको लगा कि मुश्किलात थी उस टाइम जो था, जब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था, टाइम बड़ा मुश्किल था और अब चीज़ें आसान हो रही हैं? नहीं, खेल के कि मतलब इसमें जो हम काम कर रहे थे हमें कहीं इतना वो इशू नहीं आया, बल्कि जहां हम जाते थे वहाँ वेलकम किया जाता था। ये खेल एक ऐसी चीज़ है, कोई भी गेम हो, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं इसको। बस मसला यहाँ पे है कि इसको स्टार्ट कौन करे। हाँ, हमने इसको प्रमोट करना है नीचे लेवल से, घर से स्टार्ट करना है। नो मैटर कि आपके वालिदैन बच्चों के उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या उनकी अर्निंग है, आप उनको जो अफोर्ड कर सकते हो वो खिलौना लेके दें, हाँ, लेकिन उनको खेलने का मौका दें। और गैजेट्स हर वक्त वालिदैन पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, जी पढ़ाई करो, ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, ये आपने बनना है, वो आपने बनना उसने वही है जो उसने बनना है। तो आप उसको खेलों की तरफ भी उसको राग़िब करें बच्चे को, ताकि उसकी जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी तरीके से हो सके। और खेल हमें हमारी पर्सनालिटी में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बंदे के अंदर तहम्मुल, मज़ाकिया। उससे बच्चों में क्या होता है कि बच्चे बच्चों से मिलते हैं, उनका और दिमाग आगे जो है ना खुलता है, लर्न करते हैं एक दूसरे से। तो आजकल तो बिल्कुल ही सिस्टम ख़त्म हो चुका है, स्पेशली शहरों के अंदर बच्चे बाहर नहीं निकलते, बस वो डिजिटल। हाँ, उस तरह से बच्चों की जो है वो फिजिकली भी उतने ना तो एक्टिव होते ना उतने स्ट्रांग होते, बड़े हसास से बच्चे हो गए हैं हमारे यहाँ। तो वही बात है कि उस तरह से अब तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ट्रेन भी नहीं करते हैं। ऑनलाइन गेम्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट भी आपने सुने होंगे। तो वालिदैन को चाहिए कि इनको बाहर निकालें बच्चों को, और ग्राउंड पे जाएं, गली मोहल्ले में बाहर जाके खेलें। बिल्कुल, हमारे जो वीरान ग्राउंड्स हैं उनका आबाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब खेलों का रुझान बढ़ेगा तो तभी जो है गवर्नमेंट का भी इस तरफ जो है वो फोकस होगा कि जो है इन खेलों को प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट तभी आपको सपोर्ट करेगी जब उनको कुछ नजर आएगा कि यार दे वांट टू डू समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तरह से है। और खेलों के हवाले से तो जितनी बात करें, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हों वो कम हैं। और अगर आर्टिस्ट के हवाले से शुजा बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मौजूद फ़िलहाल, और करेंटली आप क्या देखते हैं? है बिल्कुल, ये कि सीधी बात है, यहाँ पे ना हर एक को अपना करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखें, जो एक ना मोनोपोली है, मतलब आपको चांसेस बहुत कम मिलते हैं। उसके लिए कि आपको इंडस्ट्री के मेन जगह पे जाके स्ट्रगल करना पड़ती है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ, मेरे अपने कोलीग्स ही हैं फैसलाबाद से, वो कहते हैं कि यार मर गए हैं मेहनत कर कर के, सुन नहीं रहा अल्लाह। मतलब आप एक ही सर्कल में मेहनत करिए अगर, तो आपको इतना ही कुछ होगा। आप निकलो बाहर, इंडस्ट्री में जाओ, जिस तरह हम गए हैं वहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ। वो क्या होता है, ऐसे जब मिला था यार आप रात को क्या कर रहे हैं, चलो आप एक जगह आओ, वहाँ पे जाते हैं, हमें सुनते हैं लोग, आगे से हमें काम मिलना शुरू होता है। बड़ा मतलब बड़े अच्छे सीन हमारे बन जाते हैं। ये कि जाके मेहनत अच्छी जगह पे जाके करो, और ये काम बुरा भी नहीं है, और प्लेटफॉर्म्स भी बिल्कुल होते हैं, मगर जाके आप उन लोगों के साथ अटैच तो हो। वही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, मेहनत करना और ईमानदारी से जो है अपने टास्क को पूरा करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। शुजा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और आई एम श्योर जितनी भी प्यारी प्यारी ऑडियंस है उन्होंने इस पूरे सेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और शुजा हमारे पास मौजूद हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जाते जाते एक बार फिर हम इनसे जो है वो कुछ सुने नहीं। तो शुजा, ओवर टू यू, और जितनी भी देखने वाली ऑडियंस है उन सबको अल्लाह हाफ़िज़। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, हाय सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, हाय कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, यकीन हमको दिलाया है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि
टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, है दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने।